विश ऑल ऑफ यू ब्लेसिंग्स। इस लेक्चर के पार्ट 1 में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक पैराग्राफ 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उसका फर्स्ट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, जबकि लास्ट सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस कहलाता है। बीच के सेंटेंसेस यानी टॉपिक सेंटेंस से अगले सेंटेंसेस मेन बॉडी ऑफ पैराग्राफ बनाते हैं और ये मुश्तमिल होते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस पर। सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से तैयार किए जाते हैं, आइए देखते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस असल में मेन बॉडी ऑफ पैराग्राफ होते हैं। द सपोर्टिंग सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर द सेंटेंसेस बिटवीन द टॉपिक सेंटेंस एंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं, ये इसकी डेफिनेशन। सपोर्टिंग सेंटेंसेस सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। ऑब्वियसली नाम से जाहिर हो रहा है, टॉपिक सेंटेंस में जो टॉपिक बताया जाता है उसी टॉपिक को एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इलेबोरेट ये सेंटेंसेस करते हैं, तो सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस एक्सप्लेन एंड इलेबोरेट द पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ यूजिंग फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एनालिसिस, एग्जांपल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। फैक्ट्स की मदद से, आर्ग्यूमेंट्स यानी दलाइल की मदद से, एनालिसिस की मदद से, कोई एक्सप्लेनेशन वॉटेवर जो भी है, एग्जांपल्स की मदद से, जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन उस टॉपिक सेंटेंस के टॉपिक से रिलेटेड होगी, सपोर्टिंग सेंटेंसेस उसको बयान करेंगे। ये पैराग्राफ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नो डाउट इट इज द एज ऑफ फैशन। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस है। आने वाले सेंटेंसेस फैक्ट्स की मदद से, आर्ग्यूमेंट्स की मदद से, एग्जाम्पल्स की मदद से या कोई भी जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू इस टॉपिक को या टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एलेबोरेट करेंगे। गौर कीजिए, द फैसिनेशन विद फैशन इज पर्टिकुलरली वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर सिटीज। ये एक फैक्ट है। Adults as well as teenagers know fully well the social importance of fashion. Once again, ये भी एक फैक्ट है। आर्ग्यूमेंट के तौर पे आप इसको एक लॉजिक के तौर पे भी ले सकते हैं। The craze to look smart and up to date is becoming even stronger. Same, the garment industry, attractive advertising and films are mainly responsible for this craze. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सब के सब सेंटेंसेस फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे भी आप ले सकते हैं कि फैशन की एज ये क्यों है। इस वजह से क्योंकि एडल्ट्स एज वेल एज टीनेजर्स इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं और क्रेज टू लुक स्मार्ट एंड अप टू डेट ये बढ़ता जा रहा है। फिर आगे आप उसका एक आउटकम बता रही हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग, फिल्म्स ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस क्रेज के लिए। तो इस तरह से आप फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, इन केस अगर कोई एग्जांपल्स हों, आप उनको प्रेजेंट करके जिक्र बढ़ाते जाएंगे और इस तरह से आपकी जो पैराग्राफ की मेन बॉडी है वो तैयार होती जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप मेन बॉडी ऑफ पैराग्राफ तैयार करते हैं, वो ये कि आपको यूनिटी एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पैराग्राफ के सेंटेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन आइडिया या मेन पॉइंट या एक टॉपिक एक होना चाहिए। आने वाले सेंटेंसेस उसी टॉपिक को बयान करते हुए नजर आने चाहिए। अगर तो वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो इट मींस पैराग्राफ के सेंटेंसेस में यूनिटी है, यानी वो एक ही पॉइंट के ऊपर यूनाइटेड है। और ऑर्डर, ऑर्डर मींस एक अरेंजमेंट, तरतीब, तरतीब पाई जानी भी बहुत जरूरी है।
अब ये जो अरेंजमेंट है सपोर्टिंग सेंटेंसेस की, किस तरतीब से आप उन्हें लगाएंगे? मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स में आप स्कूल लेवल पे असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स का और डिसेंडिंग ऑर्डर तो जानते हैं। या तो नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 उससे बड़ा नंबर 2 उससे बड़ा नंबर 3, या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं जिसका मतलब बड़ा नंबर फिर उससे छोटा नंबर एंड सो ऑन 100 99 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ ये तरतीब होती है। सेंटेंसेस में भी उनके मुताबिक तरतीब होती है। अब ये तरतीब या ऑर्डर कौन कौन से हैं इनका जिक्र देखते हैं। एक ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी आप टाइम की तरतीब के हिसाब से सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं, और ये उस सूरत में आप करेंगे अगर कोई नैरेटिव बयान कर रहे हैं तो आप बिगिनिंग टू एंड की तरफ जाएंगे, यानी एक एक टाइम के लिहाज से जो वाकया गुजरा होगा उसको तरतीब वार बयान करेंगे। तो आप यूनिटी के अलावा ऑर्डर इस तरह से भी मेन पैराग्राफ ऑफ मेन बॉडी ऑफ पैराग्राफ में पुट कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू। डिपेंड करता है क्या पैराग्राफ में कोई नरेशन है या कोई मिलता जुलता ऐसा कोई ऐसी स्कीम है जिसमें कोई टाइम की के लिहाज से चीज बयान करने की बात आ रही है। एक ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस है। कई दफा आपको वाकयात या थिंग्स या डिस्क्रिप्शन को इंपॉर्टेंस के लिहाज से बयान करना होता है। मिसाल के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट को सबसे पहले, उसके बाद जो उससे कम इंपॉर्टेंट है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट जो आप समझते हैं कोई लॉजिक कोई आर्ग्यूमेंट कोई फैक्ट, उसको फिर आप इस तरह से एक तरतीबवार यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट देन इस तरह कम करते करते लीस्ट इंपॉर्टेंट तक आप लेके आएंगे। तो एक ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा आपके पास अनदर लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल हो सकती है, कोई और ऑर्डर हो सकता है। मिसाल के तौर पे ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस हो सकता है। कोई चीज अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस बयान कर रहे हैं, तो आप हेड टू टो उसकी अपीयरेंस का एक ऑर्डर तरतीब दे सकते हैं और आप उसके थ्रू बयान कर सकते हैं। अच्छा, कई दफा यूं होता है कि आप अपीयरेंस में स्ट्रक्चर अगर बयान कर रहे हैं तो आउटर आउटवर्ड टू इनवर्ड आप आ सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई और लॉजिकल ऑर्डर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक सेंटेंस में जो टॉपिक बयान की है जिसके रिगार्डिंग आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख रहे हैं उसको कौन से ऑर्डर में पुट करना बेहतर रहेगा। इस एग्जाम्पल को जरा देखिएगा। ये अब एक नैरेटिव है। A cricket match between the two leading teams is an event of great charm. It was quite interesting to watch a match between two teams in the President's Gold Cup cricket tournament. The Rawalpindi Greens took a brilliant start after winning the toss. गौर कीजिए, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। यहां से बात एक प्रॉपरली टाइमली मैनर में शुरू हुई कि बिगिनिंग में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इस तरह से ये वाकयात आगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। इस पैराग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। When people meet, they greet one another saying good morning or good evening according to the time of the day. Muslims greet one another saying assalamu alaikum, and they often ask about one another's health and well-being. A Muslim greeting is a kind of wish, a prayer for mutual happiness, peace and security. गौर कीजिए, फर्स्ट सेंटेंस तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि ग्रीटिंग्स के हवाले से एक टॉपिक सेंटेंस था, साथ ही उसमें एक वे भी बता दिया गया कि इस तरह से लोग ज्यादातर टाइम ऑफ द डे विश करते हैं। ताहम उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि ये पैराग्राफ किस कल्चर के लिए है, किस रीजन के लिए है और इसके रीडर्स कौन हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, इसका मतलब
यहां पर मुस्लिम ग्रीटिंग बयान करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में बात आ गई। मुस्लिम्स ग्रीट वन अनदर सेइंग अस्सलाम वालेकुम। इसका मतलब कि आप ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप जब चलते जाएंगे तो लीस्ट इंपॉर्टेंट बात की तरफ आएंगे। तो अभी चूंकि इस पैराग्राफ में आपको दो ही सेंटेंसेस मिले हैं, ये दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, लेकिन ऑब्वियसली a Muslim greeting is a kind of wish or prayer for mutual happiness, peace and security. इसको आप Muslims greet one another saying अस्सलाम वालेकुम से पहले नहीं लगा सकते। पहले आपको अस्सलाम वालेकुम को डिस्क्राइब करना है या डिफाइन करना है, देन आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस इस तरह से भी रखा जाता है। ये वही पैराग्राफ है जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं और इसमें एक्चुअली लॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है या वो जो लॉजिकल ऑर्डर है वो डिफरेंट है। इसमें आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस भी किसी हद तक है, यानी पहले नंबर पे तो ये बताया गया कि फैशन करने वाले ज्यादातर कौन है, एडल्ट्स एज वेल एज टीनेजर्स। फिर मोस्टली ये कि चूंकि टीनेजर्स में ज्यादातर और एडल्ट्स में क्रेज टू लुक स्मार्ट है, तो फिर उस क्रेज का फायदा उठाने वाली इंडस्ट्रीज का जिक्र आया। देन फिर इस तरह से बात आगे बढ़ती गई। तो ये लॉजिकल इंपॉर्टेंस या लॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस भी आप कह सकते हैं कि ये एक लॉजिकल तरतीब लगाई गई है। तो आप समझ गए होंगे कि आप पैराग्राफ में एक पॉइंट तक के ऊपर ही जब बात करती हैं तो वो यूनिटी होती है पैराग्राफ की, लेकिन जब आप पैराग्राफ में एक तरतीब रखते हैं कि पैराग्राफ फील नहीं होता कि यार ये क्या बात इसने अचानक कर दी, तो वो एक ऑर्डर होता है उसका। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में ऑर्डर लाने के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने के लिए मुख्तलिफ वेज हैं। द ऑर्गेनाइजेशन यू चूज विल डिपेंड ऑन द कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। अब जो भी आपने तरतीब लगानी है, जो भी ऑर्डर आपने चूज करना है या सिलेक्ट करना है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस यानी कंट्रोलिंग आइडिया क्या है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन या तरतीब नरेशन बेस्ड हो सकती है। आप कोई वाकया बयान कर सकते हैं तो आप वाकयाती तरतीब के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चूज करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन फिर एक नैरेटिव फॉर्म में होगी। डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ऐसी सूरत में आप जब डिस्क्राइब करेंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नरेशन से डिफरेंट होगी। इसी तरह प्रोसेस हो सकता है, इसी तरह क्लासिफिकेशन हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इलस्ट्रेशन का मोड आप अडॉप्ट कर सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ के लिए। नरेशन को अगर डिस्क्राइब किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए, तो नरेशन जो नैरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी पैराग्राफ की, उसमें बेसिकली टेल अ स्टोरी मींस आप एक इवेंट बयान करते हैं और आप क्रोनोलॉजिकली जाते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, स्टार्ट टू फिनिश। मिसाल के तौर पे अ क्रिकेट मैच, इसमें आप नरेशन मोड में जाएंगे, वे इख्तियार करेंगे। या रोड एक्सीडेंट, इसमें भी आप इसी तरह से जाएंगे। डिस्क्रिप्शन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए वे चूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन बेसिकली प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट व्हाट समथिंग लुक्स, स्मेल्स, टेस्ट, साउंड्स और फील्स लाइक। सादा लफ्जों में जो भी चीज हमारी फाइव सेंसेस की रेंज में आती है, मिसाल के तौर पे सेंस ऑफ साइट की रेंज में आएगी तो आप बताएंगे कि समथिंग, हाउ समथिंग लुक्स। अगर सेंस ऑफ स्मेल की वो रेंज में आएगी तो आप बताएंगे हाउ समथिंग स्मेल्स। अगर वो सेंस ऑफ टेस्ट की रेंज में आएगी तो आप बताएंगे हाउ समथिंग टेस्ट। अगर आप किसी चीज को सेंस ऑफ हियरिंग में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हाउ समथिंग साउंड्स, और अगर सेंस ऑफ टच में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हाउ समथिंग फील्स। याद रखिए इन सब के लिए डिफरेंट वर्ब्स हैं, ठीक है। लुक्स के लिए डिफरेंट हैं, स्मेल्स के लिए डिफरेंट हैं, टेस्टिंग को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट हैं, साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट हैं,
फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट है। तो फिर जो चीज जिस सेंस से एक्चुअली वो जज हो सकती है, आप उस सेंस से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव जो वर्ब्स हैं, सेंस वर्ब्स, वो आप यूज करते हैं। अच्छा, इसमें मोस्टली आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज स्पेशली इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस और बाय टॉपिक, और ज्यादातर आप स्पेस का ख्याल रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो स्पेशली आप देखेंगे हेड टू टो, हेड की स्पेस से लेके टो की स्पेस तक, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे एक जो बेड है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इस सूरत में आपने हॉरिजॉन्टल स्पेस का ख्याल रखना है, वहां भी आता हेड टू टो ही है, लेकिन जो बॉडी है वो तो वर्टिकली आपने स्पेस में डिस्क्राइब की। लेकिन जब आप पलंग को डिस्क्राइब करेंगे, किसी बेड को, तो वो हेड टू टो जब डिस्क्राइब करेंगे तो वो फिर हॉरिजॉन्टल होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, या कह लें कि उसका एक्सेस चेंज होगा, ठीक है। इसमें आपके पास मोस्टली फॉर एग्जांपल माय स्कूल, अब स्कूल में स्पेशली जो डिस्क्रिप्शन है वो आप गेट से एंटर हुए तो ऑफिसेज कहाँ है, क्लासरूम्स कहाँ है, स्टाफ रूम्स कहाँ है, ये स्पेशली आपकी ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस आप इसको बयान करेंगे। लाइफ इन अ सिटी, तो आप सिटी के हवाले से भी इसी तरह बात करेंगे, तो इसमें वो चीज भी आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में ये एग्जांपल्स आ सकती हैं। प्रोसेस में जब आप बात करते हैं तो एक्सप्लेन हाउ समथिंग वर्क्स स्टेप बाय स्टेप, आपने ये बताना है कोई चीज काम कैसे करती है। कोई मशीन हो सकती है, प्रोसेस में कोई प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का भी स्टेप बाय स्टेप बताया जा सकता है। तो कुछ भी इसमें आ सकता है, जिसमें कोई भी चीज जिसमें प्रोसेस आ जाए वो इसमें आ जाएगी। फॉलो अ सीक्वेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसमें आपका जो ऑर्डर है वो फिर जो सीक्वेंस होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह करके वो जो स्टेप्स हैं स्टेप बाय स्टेप, उसमें आपने डिस्क्राइब करना होता है। हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, ठीक है, तो इसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि फर्स्ट वी नीड टू पेव आवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, वी नीड टू सेकंड वी नीड टू क्लीन देम रेगुलरली एंड डेली। तो इस तरह करके आप बहुत कुछ हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन में भी बता सकते हैं। हाउ टू किक अ बैड हैबिट, अच्छा कोई बुरी आदत अब आपने छोड़नी है, उसको उसके लिए क्या तरीके आप बताएंगे, तो ये भी एक प्रोसेस ही बन जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की सूरत में इसमें भी आप एक सीक्वेंस अडॉप्ट कर सकते हैं। याद रखिए मोस्टली प्रोसेस पैराग्राफ्स जो होते हैं ये हाउ टू से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो ये बात जहन में रखिए कि हाउ टू से मोस्टली ये स्टार्ट हो रहे होते हैं, नॉट ऑलवेज। कई दफा क्लासिफिकेशन आ सकती है। सेपरेट इनटू ग्रुप्स, यानी आपको ग्रुप्स में सेपरेट करना पड़ जाता है जो आपके टॉपिक सेंटेंस में मेन थिंग या मेन ऑब्जेक्ट या मेन आइडिया वट जो भी होता है, ठीक है। या आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ टॉपिक, ठीक है। हर दो सूरतों में आपने सेपरेट करना होता है या डिवाइड करना होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी स्कूल्स, यहां पे आप जो मेन डिस्टिंक्शन करेंगे या डिवीजन करेंगे वो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर, इसमें भी आप डिवीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोज है, पोइट्री है, ड्रामा है, तो इस तरह करके आप क्लासिफिकेशन करके पैराग्राफ में बयान कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन भी कई दफा देनी पड़ सकती है। इसमें मोस्टली आप एग्जाम्पल्स गिव करते हैं, मिसालों की सूरत में इजहार करते हैं आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसकी बात का। एक्सप्लेन हाउ दोज एग्जाम्पल्स प्रूव योर पॉइंट, और वो आपका पॉइंट जो होता है वो बेसिकली टॉपिक सेंटेंस का होता है, तो आप थ्रू एग्जाम्पल्स वो एक्सप्लेन करते हैं। आपने नोट किया होगा कि अभी जो आपके सामने ये सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे पेश किए गए थे, उनमें किसी में भी टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इट मींस कि ये इलस्ट्रेशंस
हर एक बॉडी ऑफ पैराग्राफ में फिट नहीं आती। कुछ पैराग्राफ्स होते हैं जिनमें एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं, हर पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स दी नहीं जा सकती, तो ये फिर इलस्ट्रेशन के रूप में एक अलग से वे आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, पैराग्राफ का। लाइफ ऑफ अ टीचर, यहां पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी टीचर की, ठीक है, कि भाई कुछ टीचर्स हैं उनकी लाइफ इस तरह होती है, कुछ टीचर्स की इस तरह होती है। अच्छा, क्लासिफिकेशन भी इसमें आ जाती है कि यूनिवर्सिटी टीचर की लाइफ ऐसी होती है, कॉलेज टीचर की ऐसी होती है, स्कूल टीचर की ऐसी होती है, और इसमें एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं। तो दो तीन चीजें इकट्ठी भी आ सकती हैं। ड्रग एडिक्शन, इसमें आप बता सकते हैं कि एडिक्टेड पर्सन जो हैं, ठीक है, उनमें क्या किस तरह से मतलब होता है, और इसमें भी आप एग्जाम्पल्स पुट कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन में इस तरह से आप काम कर सकते हैं। दो चीजें, एक्चुअली तीन चीजें मेन बॉडी पैराग्राफ की बनाने में हमने देखी। फर्स्ट यूनिटी, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देयर मस्ट बी कोहियरेंस इन द सपोर्टिंग सेंटेंसेस। कोहियरेंस, कोहियरेंस एक्चुअली कहते हैं एक प्रॉपर लिंक होना, ठीक है, यानी एक सेंटेंस आपने लिखा तो वो अगले के साथ लिंक्ड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस में आपने बात एक की, एक डायरेक्शन की, दूसरे में सडनली बात दूसरी डायरेक्शन में हो गई, तो वहां पे कोहियरेंस नहीं होगी। कोहियरेंस के लिए, लिंक रखने के लिए बहुत जरूरी है कि एक सेंटेंस जो बात कर रहा है उसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहा हो, उसको एक्सपेंड कर रहा हो अगला सेंटेंस, तो उससे फिर पता चलेगा कि ओके पैराग्राफ में एक ही बात चलती जा रही है। मिसाल इसकी यूं आप ले सकते हैं, ये मोस्टली आप टीवी पे ड्रामास देखते हैं, तो एक जो एपिसोड होती है वो अगली एपिसोड के साथ लिंक्ड होती है, कनेक्टेड होती है, इट मींस कोहेरेंट होती है। तो अगर एक एपिसोड में कैरेक्टर्स कोई और हैं, स्टोरी कुछ और चल रही है, और अगले एपिसोड में अचानक ही कैरेक्टर्स भी बदल जाए, सडनली स्टोरी भी चेंज हो जाए, तो वो तो फिर कोहेरेंट ना हुई। तो उम्मीद है आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस कोहेरेंट किस तरह होते हैं। Sentences within a paragraph need to connect to each other and work together as a whole. As a whole means unity होनी चाहिए, ठीक है, तो connect, need to connect to each other, ठीक है, एक दूसरे से connected भी हों। If a paragraph is coherent, each sentence flows smoothly into the next without obvious shifts or jumps. वही बात जो आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। A coherent paragraph also highlights the ties between old information and new information to make the structure of ideas or arguments clear to the reader. एक और इंपॉर्टेंट बात, चूंकि ऐसे जब हम लिखते हैं तो ऐसे में काफी सारे पैराग्राफ्स आ जाते हैं, इस सूरत में ओवरऑल ऐसे के अंदर भी कोहियरेंस होनी बहुत जरूरी होती है, यानी पूरा पैराग्राफ, सॉरी पूरा ऐसे फील हो कि कोहियरेंट है, एक ही टॉपिक या एक ही पॉइंट पर बात कर रहा है। इस सूरत में अगर हर पैराग्राफ कोहियरेंट होगा तो वो जो फ्लो होगा सेंटेंसेस का, वो एक पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट होने के बाद जब अगले में आएगा तो वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसी सूरत में हर पैराग्राफ एक दूसरे के साथ कोहियरेंट होता जाएगा, तो वो आइडियाज जो होंगे वो एक पैराग्राफ में अगर एक इंफॉर्मेशन आई, उसे कंटिन्यूअसली कंटिन्यूटी के साथ अगले पैराग्राफ में जब न्यू इंफॉर्मेशन उसी से निकल रही होगी तो वो फिर इजीली क्लियर हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी, और ऐसा ऐसे पसंद भी किया जाएगा क्योंकि उसमें कोहियरेंस नजर आ रही है। टू अचीव कोहियरेंसी, अगर आप कोहियरेंस अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या वे है? रिपीट कीवर्ड्स और फ्रेजेस। आपके पूरे जो पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड्स हैं, कुछ मेन वर्ड्स होते हैं, उनको ट्राई कीजिए 2-3 दफा रिपीट कर दीजिए, उससे कंफर्मेशन हो जाती है कि ओके
कोहेरेंस चल रही है और एक ही बात को बताया जा रहा है। एक ही बात को बताने का मतलब है यूनिटी है, ये नहीं कि एक ही बात बार बार रिपीट की जा रही है। रिपीट सिर्फ कीवर्ड्स करने हैं, लेकिन उन कीवर्ड्स की एक्सप्लेनेशन हर सेंटेंस में डिफरेंट होनी चाहिए। क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर्स, पैरेलल स्ट्रक्चर्स क्रिएट कीजिए। क्या होते हैं इसके बारे में अभी जानते हैं। बी कंसिस्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ब टेंस एंड नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली आप कह सकते हैं कि किस नो डाउट लिख तो आप रहे हैं, यानी जो आप पैराग्राफ है वो तो आप राइटर हैं उसके, लेकिन कई दफा यूं होता है कि आप राइटर होते हुए भी ये बता रहे होते हैं कि फलां ये स्टोरी सुना रहा है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू फिर राइटर की बजाय जिस कैरेक्टर को आपने प्रेजेंट किया है कि ये बता रहा है, फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी चल रही होती है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रही होती। ठीक है, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि कई दफा इन केस अगर आपके साथ वाकया हुआ और आप एक बायोग्राफिकल टच दे रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू फिर फर्स्ट पर्सन यानी आए या वही आपका हो जाएगा। अच्छा, कई दफा यूं भी हो सकता है कि आप सेकंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को बयान कर रहे हो कि वो यू जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हुई, या थर्ड पर्सन के पॉइंट से बयान कर रहे हो कि ही शी इट या दे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हुई। ऐसी सूरत में कोशिश कीजिए कि अगर आपने पैराग्राफ के स्टार्ट में ही को यूज किया कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नैरेटिव चल रहा है, और बीच में अचानक आप आए पे आ जाएं या शी पे चले जाएं या दे पे चले जाएं, तो ऐसी सूरत में जो आपके पैराग्राफ की कोहेरेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू एक ही रखिए। वर्ब टेंस के मैटर में केयर कीजिए। अगर प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट में रखिए, पास्ट में लिख रहे हैं तो पास्ट में रखिए। इस बात का ख्याल रखिए कि आपके पैराग्राफ का टेंस अचानक चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नैरेटिव्स मोस्टली पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। नंबर, नंबर से मुराद है सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, यानी आप ये भी ख्याल रखिए कि जो आप नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पर्सन्स का, उनको सडनली चेंज ना कर दें। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक फैमिली ली कि भाई मैं इसकी कहानी सुना रहा हूं, और अचानक आप इन जनरल ऑल फैमिलीज का जिक्र कर दो, तो इट मींस आपने नंबर जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। तो इस मामले में भी केयरफुल रहिए। यूज ट्रांजिशन वर्ड्स और फ्रेजेस बिटवीन सेंटेंसेस। ट्रांजिशन वर्ड्स का भी इस्तेमाल कीजिए सेंटेंसेस में। क्या होते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स? आइए इस चीज को भी देखेंगे अभी थोड़ी देर तक। पहले हम देखते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर्स को। पैरेलल स्ट्रक्चर्स are two or more phrases or sentences that have the same grammatical structure and use the same parts of speech. आप पैरेलल स्ट्रक्चर्स बेसिकली दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस या सेंटेंसेस जिनमें एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आप रखते हैं, उसको उनको आप पैरेलल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू थोड़ा क्लियर करूंगा। गौर कीजिए। आरिफा लाइक्स हाइकिंग, वॉचिंग टीवी एंड टेकिंग आफ्टरनून नैप्स। आपको यहां पे नजर आएगा पैरेलल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने क्या पढ़ा है, टू और मोर सिमिलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो ग्रामेटिकली सिमिलर हों। गौर कीजिएगा, वर्ब है लाइक्स, आरिफा लाइक्स, आगे जेरेंड्स हैं। ठीक है, वर्ब नाउन्स। हाइकिंग ये जेरेंड हो गया, वॉचिंग दूसरा जेरेंड हो गया, टेकिंग तीसरा जेरेंड हो गया। ये तीनों ग्रामेटिकली जेरेंड हैं। तो इट मींस कि जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो सेम रही, और ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स बन गए, आपने इस्तेमाल किए। तो आरफा लाइक्स हाइकिंग, वॉचिंग टीवी एंड टेकिंग आफ्टरनून नैप्स, ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स इस तरह से
आप पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस की सूरत में लगा सकते हैं और इससे ब्यूटी बढ़ती है आपके पैराग्राफ की। यही जो सेंटेंस है इसका एक दूसरा तरीका भी है, आरिफा लाइक्स टू हाइक। गौर कीजिएगा, टू हाइक आपका जो है ये अब वर्ब की कह लीजिए बन गई जो ये अपना इन्फिनेटिव फॉर्म है, टू इन्फिनेटिव, वो बन गई। तो आगे आपने जितने हैं ये इन्फिनेटिव फॉर्म्स लगाई हैं। आरिफा लाइक्स टू, टू के आगे इन्फिनेटिव, हाइक, अगला वॉच, उससे अगला टेक। यहां से आप और बेहतर समझ सकेंगे, ऊपर आपने जेरेंड लगाया था, हाइकिंग, वॉचिंग, टेकिंग, लेकिन यहां पे चूंकि आप इन्फिनेटिव पे आ गए हैं, फॉर्म चेंज कर दी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज किया, साथ ही सब जो पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं वो इस वजह से पैरेलल रहेंगे कि उन सबका ही चेंज हो जाएगा, हाइक, वॉच, टेक। तो आरफा लाइक्स टू हाइक, वॉच टीवी एंड टेक आफ्टरनून नैप्स। अगर इनको अलग अलग आप पढ़ना चाहें तो इस तरह से पढ़ेंगे, आरफा लाइक्स टू हाइक, likes to watch TV, likes to take afternoon naps। तो ये एक एग्जांपल है पैरेलल स्ट्रक्चर्स की। एक और एग्जांपल देखते हैं, My dog not only likes to play fetch but he also likes to chase cars। अब गौर कीजिए, यहां पे बेसिकली नॉट ओनली बट ऑल्सो इनका इस्तेमाल आपके सामने किया गया। नॉट ओनली लाइक्स टू, राइट, दूसरी तरफ बट ऑल्सो लाइक्स टू, ठीक हो गया। अच्छा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले, और यहां पे भी आपके पास चेज, वहां पे फिर नाउन आ गया फेच, यानी मोस्टली फॉर एग्जांपल फ्रिस्बी फेंकी तो वो कुत्ता जाके फेच यानी पकड़ के लाता है, या बॉल फेंका तो कुत्ता बॉल फेच करता है, ठीक है, तो ये वो फेच वो गेम, ठीक है। और वहां पे चेज कार्स, ठीक है, तो कार्स नाउन आ गया, फेच जो है ये वो भी नाउन आ गया। तो आपने गौर किया होगा कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम रहा, नॉट ओनली के बाद भी बट ऑल्सो के बाद भी, ठीक है, तो दोनों के बाद सेम स्ट्रक्चर रहा। माई डॉग नॉट ओनली लाइक्स टू प्ले फेच बट ही ऑल्सो लाइक्स टू चेज कार्स। तो ये भी पैरेलल स्ट्रक्चर की एक एग्जाम्पल है। आप इसको चेंज करके दूसरे स्टाइल में भी कर सकते हैं बयान, माई डॉग लाइक्स नॉट ओनली टू प्ले फेच but also to chase cars। ऊपर आपने not only likes but also likes, फर्क कहां पे है, वहां पे आपने my dog के बाद not only पुट किया, यहां पे आपने my dog के बाद likes पुट किया। चूंकि likes पुट किया तो likes के बाद not only आ गया, और अब likes की रेपिटेशन but also के बाद नहीं होगी। उम्मीद है पॉइंट आप समझ गए होंगे। वहां लाइक्स की रेपिटेशन इसलिए हुई क्योंकि नॉट ओनली लाइक से पहले आया, इस वजह से बट ऑल्सो के बाद भी फिर लाइक्स लगना जरूरी था। यहां पे चूंकि लाइक्स ही पहले लग गया तो इस वजह से अब नॉट ओनली के बाद सिंपल स्ट्रक्चर ही आगे बढ़ेगी जो पहले भी आगे बढ़ाई थी आपने। माई डॉग लाइक्स नॉट ओनली टू प्ले फैच बट ऑल्सो टू चेज कार्स। तो ये आपके पास जो सूरत हाल है ये इस तरह से पैरेलल स्ट्रक्चर्स की एक और एग्जांपल में आ जाएगी। पैरेलल स्ट्रक्चर्स की एक और एग्जांपल देखें, माय बेस्ट फ्रेंड टुक मी टू अ मॉल एंड अ शो। अब आप गौर करें, माय बेस्ट फ्रेंड टुक मी टू अ मॉल, टुक मी टू, तो अ मॉल एंड अ शो ये दोनों टू के बाद आने वाले पैरेलल स्ट्रक्चर्स बन गए, ठीक है। एक ये एग्जांपल हो गई, I would rather pay for my education than receive financial aid। अच्छा, यहां पे अब आप गौर कीजिए, I would rather pay for my education than receive financial aid। यहां पे इसको इस तरह पढ़ेंगे आप, I would rather pay for my education than receive financial aid,
इस सूरत में पे और रिसीव ये दोनों फर्स्ट फॉर्म्स वर्ब की जो हैं ये आपके लिए वो आ जाएंगी पैरेलल स्ट्रक्चर्स में। दूसरी चीज जो हमने देखनी थी वो थी ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं या फ्रेजेस? Transitions are phrases or words used to connect one idea to the next. यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांजिशन वर्ड्स कहिए या सिंपली ट्रांजिशंस कहिए, एक ही मतलब है, ठीक है, इससे कोई चेंज नहीं आएगी। ट्रांजिशंस आर फ्रेजेस और वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट वन आइडिया टू द नेक्स्ट, एक आइडिया को अगले आइडिया से कनेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए भी आइए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एडिशन शो करना चाहते हैं तो जो ट्रांजिशन वर्ड होगा वो एडिशनली, या फ्रेज होगी तो इन एडिशन। फ्रेज बेसिकली कहते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैनॉट स्टैंड अलोन, ठीक है, ऐसी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका मीनिंग तो होता है लेकिन स्टैंड अलोन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन अकेला क्या मीनिंग देगा, ताहम इसका मीनिंग मौजूद है, स्टैंड अलोन नहीं कर सकता। आप इन एडिशन बोल के चुप नहीं हो सकते, लेकिन ये कंफर्म है कि इसका मीनिंग है। तो ये ट्रांजिशंस कहलाती हैं, ठीक है। मोस्टली आप इस तरह यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे एडिशनली आई पेड हिम सम पॉकेट मनी और दिस एंड दैट, ठीक है। तो इस तरह करके आप ये एडिशनली के थ्रू एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ, जहां आपने एडिशन शो करना है, सीक्वेंस शो करना है या ऑर्डर शो करना है। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ट्रांजिशंस की हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लेसेस पे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अगर एग्जांपल्स देनी है तो ऐसी सूरत में फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, एज एन इलस्ट्रेशन, टू इलस्ट्रेट एंड सो ऑन, आप इनको यूज कर सकते हैं। टू कंपेयर, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, और कंपैरिजंस मैंने आपको पहले भी बताया था सिमिलैरिटीज के पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये देखिए आल्सो, एंड, एज, सो टू, बोथ, ईच ऑफ, इन एडिशन। इन एडिशन आपने एडिशनली टू एडिशन में भी इस्तेमाल, टू शो एडिशन में भी इस्तेमाल किया है। तो याद रखिए कि ट्रांजिशन जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हैं, कि वो एक ही चीज की डिस्क्रिप्शन के लिए आएंगी, वो किसी और पॉइंट को बताने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। कंट्रास्ट डिफरेंस के लिए आप ऑल दो, इवन सो, दो जो एक ही सेल में आ रहे हैं वो एक्चुअली आप अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं उनके, यानी बदल के जगह या उनकी जगह दूसरा भी लगा लें, मीनिंग एक ही देंगे। मिसाल के तौर पे एट द सेम टाइम लगा लें या वाइल लगा लें, एक ही बात है। कन्वर्सली लगा लें, इन कंट्रास्ट या इन कंट्रास्ट टू लगा लें, ऑन द कंट्रारी लगा लें, ऑन द अदर हैंड लगा लें, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। टू समराइज और कंक्लूड, इसके लिए आप ऑन द होल, ऑल, इन जनरल, इन सम, इन समरी, इस तरह आप इनको यूज कर सकते हैं। टू शो टाइम, टाइम के लिए आप मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा टाइम क्या है। मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग की जगह आप फॉर्मरली नहीं लगा सकते। एज लॉन्ग अलग लगेगा, एज सून एज अलग लगेगा, एट लास्ट फाइनली अलग लगेगा, साइमल्टेनियसली, डिपेंड करता है कौन सी किस टाइम को शो करने की नीड है। तो उसके लिए आप ट्रांजिशंस इनमें से यूज कर सकते हैं। टू शो प्लेस और डायरेक्शन, उसके लिए भी डिपेंड करता है कि कौन सी प्लेस बतानी है या कौन सी डायरेक्शन बतानी है। अब अगर आपने टू द लेफ्ट बताना है तो आप उसके लिए टू द राइट तो नहीं लगा सकते, या अगर टू द साउथ बताना है तो आप टू द नॉर्थ तो नहीं लगा सकते। तो प्लेस और डायरेक्शन के लिए भी ट्रांजिशंस उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल होंगे। टू इंडिकेट लॉजिकल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट या लॉजिकल रिलेशनशिप के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। टू एम्फेसाइज, कहीं पे किसी बात के लिए या किसी पॉइंट के लिए जोर देना है तो उसके लिए आप ये जो ट्रांजिशंस हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं।
टू रिपीट, ये आप इस्तेमाल कीजिए। टू मेक अ कंसेशन, कई दफा यूं होता है कि किसी बात या टॉपिक के लिहाज से आपको थोड़ी सी रियायत देनी होती है, ऑल दो दिस हैपन, ठीक है, या ऑल दो, इवन दो, हाउएवर, ठीक है, तो इस तरह कंसेशन की गर्ज से आप इस तरह कर सकते। टू शो कॉजेज, कॉजेज के लिए आप ये ट्रांजिशंस यूज कर सकते। टू शो इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के लिए अलग ट्रांस। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।